करा देती हूँ। प्रोफेसर मनोज चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलपति गतिशक्ति विश्वविद्यालय, और शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है, अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। शिशिर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, लोगों में तो काफ़ी उत्साह है ही, जिस तरह से ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स की संख्या भी सरकार ने पहले घोषित की थी और लगातार इस दिशा में काम भी हो रहा है। अगर इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की बात करते हैं, किस तरह से पूरे क्षेत्र के लिए ये विकास का एक बड़ा इंजन साबित होने वाला है? देखिए, कोटा जो है, हम सभी जानते हैं कि एक शिक्षण का बहुत बड़ा हब है, एक कोचिंग का बहुत बड़ा हब है। देश भर से काफी छात्र आते हैं वहां पर, और उस क्षेत्र में इस तरह की अगर सुविधा विकसित की जाती है तो जाहिर सी बात है कि उस क्षेत्र का काफी बड़ा विकास होगा। दूसरा, आप ये देखें कि पर्यटन के लिहाज से राजस्थान के हर इलाके में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। चाहे आप जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इन सब की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन बाकी जगहों पर भी पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि जो हम लोग अमेरिकी टैरिफ की वजह से जो 50% लगने की बात है, उससे जो कुछ भी परेशानी की स्थिति पैदा होगी, उसमें पर्यटन उद्योग काफी बड़ी भूमिका निभा सकता है राहत दिलाने में। तो राजस्थान की बात करें, चाहे देश के किसी भी हिस्से की बात करें, जहां पर हवाई यातायात सुलभ हो, जहां पर आपकी रेल यातायात सुलभ हो या सड़क यातायात सुलभ हो, पर्यटन का बढ़ावा मिलता है, तो उससे जो हमारे लिए जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उससे भी निपटने में हमें काफी मदद मिलेगी। तो ये केवल एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं है। अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में अगर आप देखें, जिस तरीके से हवाई अड्डे या फिर रेलवे का विकास हो रहा है, रेलवे की नई नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, उसका पूरा का पूरा फायदा उस क्षेत्र के विकास के साथ साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन और कई तरह के उद्योगों को भी मिलेगा। बिल्कुल। हमारे साथ जयपुर से हमारे संवाददाता महेश दधीच भी जुड़ गए हैं। महेश, आपसे समझना चाहेंगे, लंबे समय से इसकी मांग थी, ये जो लोगों में खुशी है, ये किस वजह से है और किस तरह से एक बड़ा फायदा उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में कोटा का विशेष महत्व है। एजुकेशन नगरी के लिहाज से कोटा को जाना जाता है, और तमाम जो इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की पढ़ाई के लिए है, देश भर से बच्चे यहाँ पर आते हैं। और इसके साथ साथ में यह उद्योगों के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण नगर है राजस्थान का। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कोटा जो है राजस्थान का एक बड़ा शहर है, जिसका कनेक्टिविटी पूरे देश भर के अलग अलग लोगों से जुड़ी होती है। तो ऐसे में यहाँ पर एक बेहतर एयरपोर्ट की, एक मॉडर्न एयरपोर्ट की जो डिमांड थी वो बरसों से थी। पहले इस पर काफी सियासत भी हुई, लेकिन इसके बाद अब जाकर के जिस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो सौगात दी गई है, जो राजस्थान को ये सौगात मिली है, उसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी एक बड़ा जो उनका यहाँ किरदार रहा है। बड़ी सौगात है, और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सियासत से ज्यादा जो लोगों का लाभ है, लोगों की मांग है और जो क्षेत्र की मांग है, उसको ध्यान में रखा गया है। प्रोफेसर चौधरी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, हम देख रहे हैं लगातार बड़े फायदे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे शिक्षण हब की बात हो, चाहे औद्योगिक नगरी की बात हो, एयर कनेक्टिविटी इससे बेहतर होगी, एक बड़ी कैपेसिटी के साथ ये आ रहा है। इसके सामने एक शब्द लगा है, ग्रीन फील्ड। ये जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट्स होते हैं, ये किन मायनों में अहम होते हैं, किन मायनों में महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एक तरह से वो होते हैं जो नए सिरे से, ग्राउंड जीरो से बिल्कुल नए बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने कोटा में देखा, पहले से एक एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, क्योंकि वो सिटी सेंटर में है तो उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसकी रनवे की लेंथ लिमिटेड है, उसके अंदर में हम टर्मिनल बिल्डिंग को कितना बड़ा कर सकते हैं। तो अगर हमें एक नया एयरपोर्ट बनाना है तो हमें ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जैसे हमने कोटा बूंदी के बीच में प्रस्तावित एयरपोर्ट है, ये इतना इस तरह से बड़ा है कि इसकी रनवे की लेंथ हमने 3.2 किलोमीटर रखी, ताकि इसमें अलग अलग तरीके के एरोप्लेन उतर सके। जैसे ट्रेडिशनली तो जैसे सिंगल इंजन स्मॉल एयरप्लेन हो, फिर सिंगल इंजन के बड़े एयरप्लेन हो, मल्टी इंजन के एयरप्लेन हो, वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट हो, तो हम ये चाहते हैं फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के हिसाब से, जिस हिसाब से एयर ट्रैफिक बढ़ रहा है, हमारे नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बने, जैसे इस एयरपोर्ट में भी हमें 20,000 स्क्वायर मीटर की टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है, जो करीबन 2 मिलियन पैसेंजर्स को एक साल में हैंडल कर सकती है। तो आने वाले टाइम पे पैसेंजर्स की कितनी भीड़ होगी, उसको देखते हुए ये सारी डिजाइन, इस तरह की डिजाइन बनाई जाती है। जब इस तरह की डिजाइन सोची जाती है तो नेचुरली जो सिटी सेंटर में है, कई बार
बहुत कारणों से हम उसको एक्सपांसन करना संभव नहीं होता है, इसलिए हम लोग नई तरह की डिजाइन बनाते हैं। भले नोएडा के अंदर में जेवर एयरपोर्ट बन रहा हो, नवी मुंबई के अंदर में नया एयरपोर्ट बन रहा हो, तो बहुत सारे एयरपोर्ट हमको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की तरह डेवलप करने पड़ते हैं। क्योंकि आज जैसा कि आपने भी बताया, प्रतिदिन 5 लाख से भी ज्यादा लोग एयर ट्रेवल भारत में करते हैं। इस साल में ही करीबन 41 करोड़ लोग जो एयर ट्रेवल कर रहे हैं, तो एयर ट्रेवल की कैपेसिटी में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। अगर हम एयरलाइन कंपनियां भी देखें तो एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा या जो भी प्रमुख एयरलाइन कंपनियां, उन्होंने मिलकर भी करीबन 1300 नए एरोप्लेन का ऑर्डर किया है। वो एरोप्लेन जब भारत में आएंगे, जब एयरबस से आएंगे, बोइंग से आएंगे, तो उन एरोप्लेन की वजह से हम लोग क्षमता बढ़ा पाएंगे, ज्यादा यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एयर कार्गो को भी एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने में भी ये लोग काम आएंगे। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है कि आज हम एयर ट्रेवल एक तरह के सोशल इंक्लूजन भी है, और इस तरीके से हम देखें रीजनल कनेक्टिविटी, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, उसके कारण हम लोग छोटे छोटे कस्बों, शहरों के अंदर में भी ये वायु सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें तो पिछले 11 सालों में सारी कनेक्टिविटी के माध्यम, सिर्फ एयर ही क्यों, रेलवे भी देखें, हाईवे देखें, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने द्वारका एक्सप्रेस का, तो काफी चीजें आगे बढ़ी। बिल्कुल, लगातार ये आगे बढ़ती जा रही है। महेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, एयर कनेक्टिविटी का विस्तार सभी में खुशी की लहर है, और कई मायनों में ये कई अगर देखते हैं एस्पेक्ट से बहुत फायदेमंद लोगों के लिए वहाँ पर होने वाला है। औद्योगिक राजधानी भी कोटा जो है कहा जाता है राजस्थान की। कौन कौन से ऐसे उद्योग है जिन्हें सीधा फायदा पहुंचेगा? देखिए, जहाँ तक कोटा बूंदी की बात करते हैं, कोटा तो मैंने कहा कि अपने आप में एक उद्योग के लिहाज से और साथ ही में शैक्षणिक नगरी के तौर पर यहाँ जानी जाती है, लेकिन इसके साथ ही बूंदी चावल का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है, और यहाँ का बेहतरीन चावल देश भर में भी जाता है। तो आपने जिस तरह की बात यहाँ कही है कि कार्गो जो है उसको यहाँ पर काफ़ी फायदा मिलेगा, यहाँ से जो उत्पादन यहाँ होता है उसको देश के अन्य क्षेत्रों में पहुँचाया जा सकेगा। इसके साथ साथ में ये यात्री भार के लिहाज से, क्योंकि 20 लाख यात्रियों के लिए जो टर्मिनल बनाया जा रहा है 20,000 स्क्वायर मीटर में, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। काफ़ी मॉडर्न सुविधाओं के साथ में, जिसमें कि एक आधुनिक पार्किंग होगी यहाँ पर, उसमें अग्निशमन केंद्र होंगे, अलग अलग जो जोन है वो यहाँ पर तैयार होंगे, और पूरा ग्रीन फील्ड, ये एक नए सिरे से जो नई कवायद है वो होगी। और इसका एक डेडलाइन जो तैयार कर दिया गया है कि 2 साल के भीतर में ये सब काम यहाँ पर संभव हो सकेगा। तो इस लिहाज से जो प्रतिक्रियाएं अभी लोगों की सामने आने लगी है, कोटा और तमाम जो नजदीक के क्षेत्र में जहां पर की उद्योगों के लिहाज से बेसब्री से लोगों का इंतजार था कि इस दिशा में कोई घोषणा होगी, और यहाँ पर उनका बरसों पुराना सपना जैसे आज साकार हुआ हो। कमोबेश इस तरह की जो रिएक्शंस है, फीलिंग्स है लोगों की, वो यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ पर लोगों ने साझा भी की है। और लोगों का ये कहना है कि ये एयरपोर्ट बनने के बाद से यहाँ कोटा जो आमतौर पर यहाँ केवल शिक्षा और खासतौर पर उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन अब आने वाले वक्त में ये पर्यटन के लिहाज से भी, क्योंकि कोटा में चंबल और रिवर फ्रंट की अगर हम बात करते हैं, और उसके साथ साथ में यहाँ की खूबसूरती, जो अलग अलग यहाँ के पर्यटन स्थल हैं, उनको देश के अलग अलग हिस्सों से जब पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे तो उन्हें एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो इस लिहाज से अब कहा जा सकता है कि कई संभावनाओं के द्वार खोलता है जब एक एयरपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी किसी एक शहर से मिल जाती है। तो इस लिहाज से ये कहा जाना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आज ये घोषणा न सिर्फ कोटा के लिहाज से बल्कि राजस्थान के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि एक महत्वपूर्ण शहर, एक संभाग को यहाँ पर एक बड़ा फायदा और एक बड़ी घोषणा के तौर बिल्कुल पर पूरे देश के लिए, क्योंकि जिस तरह के उत्पादों की आप बात बता रहे हैं वो भी देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचेंगे, और जो वहाँ के उद्योगपति हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, उनके उत्पाद देश और विदेश में पहुंचेंगे, तो यकीनन जो उनकी आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी। बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक ब्रेक। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज 2 बड़े फैसले लिए हैं और उन्हीं के असर पर, उन्हीं के विस्तार पर हम चर्चा कर रहे हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे, ओडिशा के लिए भी बड़ी घोषणा हुई है और ये भी लंबे समय से जो डिमांड थी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? न केवल ओडिशा के लिए बल्कि जो आसपास के क्षेत्र हैं उनके लिए भी विकास की ये एक नई, जिसे कहते हैं, राह साबित होगी। बिल्कुल, देखिए, सड़क परियोजनाएं जितनी भी बनती हैं उनका सबसे बड़ा एक फायदा ये होता है कि मान लीजिए कि जो मौजूदा है सड़क, उसको आप 2 लेन से 4 लेन या 4 लेन से आप 8 लेन करते हैं, उससे जाहिर सी बात है यातायात सुगम होता है। और दूसरी बात ये होती है कि जितनी भी नई सड़क परियोजनाएं होती हैं उससे आसपास बसावट की गुंजाइश बनती है, उद्योगों के विस्तार की गुंजाइश बनती है, और एक तरीके से ये भी है कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी, क्योंकि समुद्री मार्ग से या रेल मार्ग से एक बड़ा मुद्दा ये भी आता है कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाता। जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री से कोई माल जो है वो बाजार पहुंचाना है, या यदि कोई माल बाहर से आयात होकर के बंदरगाह पर पहुंचा, तो बंदरगाह से फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए हम सड़क मार्ग की बात कर सकते हैं। वहां पर इस तरह की परियोजनाओं का काफी महत्व हो जाता है। तो एक तरफ आप ये देखिए कि एंड टू एंड कनेक्टिविटी की बात होती है, दूसरी तरफ जहां भी सड़क बनती है या सड़कों का विस्तार होता है उसके दोनों तरफ बसावट और औद्योगिक विकास की संभावनाएं काफी मजबूत होती हैं। तो चाहे हम उड़ीसा की बात करें या फिर हम देश के किसी भी हिस्से की बात करें, सड़क परियोजनाएं जो हैं वो बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की संभावनाओं को जन्म देती हैं। और एक और बात महत्वपूर्ण है कि सड़क का बनना रोजगार के भी मौके काफी बड़े तादाद में पैदा करता है। बिल्कुल। प्रोफेसर चौधरी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना आएगा। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण पर गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। तो गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की, और ये दृश्य आप देख रहे हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और तमाम, आप देख सकते हैं, अधिकारी और तमाम संबंधित जो लोग हैं इस बैठक में मौजूद हैं। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण पर गृह मंत्रालय की बैठक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में संसदीय सलाहकार समिति की ये बैठक हुई है। और ये बैठक अपने आप में बेहद अहम है क्योंकि आपदा प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण को लेकर ये बैठक हो रही है। आपदा प्रबंधन और क्षमता निर्माण को लेकर ये बैठक अपने आप में काफ़ी अहम है और ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है। और हम बात कर रहे हैं आज कैबिनेट के फैसलों को भी। 2 बड़े फैसले लिए गए हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चौधरी, आपसे समझना चाहेंगे, कटक और भुवनेश्वर की बात करते हैं तो ट्विन सिटी है, उसके लिए ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसी के साथ किस तरह से ये पीएम मोदी के पूर्वोदय विजन का भी हिस्सा है? बिल्कुल, आरटी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि इस सरकार ने पिछले 11 सालों में हर एक सेक्टर को एक स्पेसिफिक फोकस के साथ आगे बढ़ाया। जैसे कि अभी अभी आपने सहकारिता की बात किया, तो सहकारिता के लिए भी अभी केंद्रीय सरकार ने त्रिभुवन सरकारी विश्वविद्यालय बनाकर उस सेक्टर को फोकस दिया। अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारतमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, रेलवे के अंदर नेशनल रेल प्लान, तो काफी तरीके से पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पर मिनरल्स रिच है, यहाँ पे आईआईटी है, आईआईएम है, एम्स है, यहाँ पे पोर्ट्स और रेलवे का भी विस्तार तेजी से हो रहा है। इसलिए जब कटक और भुवनेश्वर की ये रिंग रोड परियोजना जो पूरी होगी तो इससे न सिर्फ ट्रैफिक में आराम मिलेगा बल्कि औद्योगिक रूप से जो सरकार विस्तार चाहती है, जैसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना हो और उड़ीसा में बाकी सारे इंडस्ट्रियलाइज जगह को एक से दूसरे जोड़ना हो, कटक और भुवनेश्वर तो एक तरह से ट्विन सिटी माने जाते हैं। तो ये अपने आप में एक पूरे के पूरे पूर्वोत्तर के लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। और ये पूरा मल्टी मॉडल अप्रोच है जिसके अंदर में एयर कनेक्टिविटी, जिसके अंदर में लैंड के थ्रू कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी, इनलैंड वाटरवेज,
तो सारे मोड्स ट्रांसपोर्टेशन के इंटीग्रेट करके मल्टी मॉडल एस्पेक्ट से जो सरकार आगे बढ़ रही है, इसकी वजह से ही हम देख रहे हैं कि आधारभूत ढांचा सिर्फ किलोमीटर प्रतिदिन की रोड या किलोमीटर प्रतिदिन की ट्रेन नहीं है, बल्कि एक समावेशी विकास, जो इंक्लूसिव विकास और सब तरीके से हो रहा है। अभी भारत वाला प्रोजेक्ट के अंदर में आप देखें, अभी 2 दिन पहले आपने देखा द्वारका एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली खंड पूरा हुआ, अर्बन एक्सटेंशन रोड का पूरा हुआ। 4-5 दिन पहले आपने देखा कि किस तरीके से बेंगलोर में मेट्रो का येलो लाइन पूरा हुआ। तो हर क्षेत्र में, न सिर्फ एक क्षेत्र विशेष बल्कि पूरे भारत के सर्वांगीण विकास में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विकसित भारत की नींव की ईंट साबित होगी। बिल्कुल। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे, इस परियोजना से हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पर भी इसका असर पड़ेगा, और जब हम बात करते हैं व्यापार और रोजगार की, तो रोजगार भी प्रत्यक्ष रूप से अगर हम कहते हैं तो 74 लाख दिनों का प्रत्यक्ष रोजगार, और अगर अप्रत्यक्ष की बात कहते हैं तो 93 लाख से ज़्यादा दिनों का अप्रत्यक्ष रोजगार इससे पैदा होगा। किस तरह से, जब हम पूर्वोदय भारत की बात करते हैं, 5 राज्यों को मिलाकर ये विजन दिया गया था, अपने आप में इसे विकास की सड़क कहा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और इस समय में, और ये भी कहा जाता है कि अरे सड़क बन रहा है तो कुछ समय के लिए रोजगार मिलेगा, लेकिन ये कहना गलत होगा, क्योंकि जब सड़क के दोनों तरफ में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बसावट बनती है, औद्योगिक विकास बनता है, फैक्ट्री से माल जो है वो बंदरगाह तक पहुंचाना है, या रेल जो पड़ाव है वहां से फैक्ट्री तक पहुंचाना है, बाजार तक पहुंचाना है, तो एक बड़ी संख्या में सेवा क्षेत्र का विस्तार होता है। इसीलिए सड़क का बनना केवल रोजगार इस सेंस में नहीं होता कि जो लोग सड़क बनाते हैं, बल्कि जो सड़क का इस्तेमाल करके विकास में भागीदारी करते हैं, वो भी तो एक रोजगार का मौका बनता है। और जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, इन सब इलाकों में हमेशा हमने ये शिकायत सुनी है कि काफी पलायन होता है। उस पलायन को रोकने के लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा हो, और इन सड़कों के जरिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के बड़े मौके बनेंगे, जिसका फायदा उस क्षेत्र को और जो मानवीय परिस्थितियां हैं उनको भी होगी। बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि कोलकाता चेन्नई कॉरिडोर का भी अहम हिस्सा होगी, और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, कटक है, भुवनेश्वर है, खुर्दा है, ढेंकलान है, जो कि ऐसे शहरों को जोड़ेगी। धार्मिक, औद्योगिक और जो आर्थिक केंद्र हैं उन्हें नई ताकत मिलेगी। लंबा जिसे हम कह सकते हैं कि इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि विस्तार के कई आयाम इसमें मौजूद हैं, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। शिशिर, आपका और प्रोफेसर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।